हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आकृति टॉक में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शैक्षिक एवं अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण, यानी कि टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। शिक्षण कार्य के विशिष्ट परिणामों की व्याख्या करने वाले शिक्षण व अधिगम उद्देश्य एक व्यापक वर्ग जिसे शैक्षिक उद्देश्य कहा जाता है। जो शिक्षण का जो कार्य होता है उसमें विशिष्ट परिणामों की जो व्याख्या करने वाले शिक्षण और अधिगम उद्देश्य एक जो व्यापक वर्ग है उससे उद्देश्य कहा जाता है। इन उद्देश्यों का संबंध बच्चे के व्यवहार के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पक्षों से है। जो शिक्षण कार्य का जो उद्देश्य होता है उसका जो संबंध है वो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों से होता है। अनुदेशनात्मक एवं शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करने की दिशा में कई विद्वानों द्वारा प्रयास किए गए हैं, परंतु B.H. ब्लूम तथा उनके सहयोगियों द्वारा 1956 ईस्वी में किया गया प्रयास सराहनीय है। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में इसका वर्णन किया है। जो कई विद्वानों द्वारा जो है अनुदेशनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है उसका प्रयास किया गया है, लेकिन बाद में जब 1956 ईस्वी में B.H. ब्लूम तथा जो उनके सहयोगी हैं उनके द्वारा जो है जो प्रयास है वो सफल रहा है। अनुदेशनात्मक एवं शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण इस आधार पर किया गया है कि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया किसी पाठ्य पुस्तक या अधिगम अनुभव द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का एक प्रयास है। जो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके द्वारा जो विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का जो है एक प्रयास किया गया है। व्यवहार के तीन पक्ष हैं। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य और दूसरा भावात्मक उद्देश्य और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। पहला जो पॉइंट है वो ज्ञानात्मक पक्ष के शैक्षिक एवं अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण है। इसके बारे में देखेंगे। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य में वैसे उद्देश्यों को शामिल किया जाता है जिनका संबंध ज्ञान के स्मरण, प्रत्यक्षीकरण तथा बौद्धिक योग्यताओं के विकास करने से। जो ज्ञानात्मक जो उद्देश्य हैं उसमें कुछ ऐसे उद्देश्यों को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्रत्यक्षीकरण तथा बौद्धिक योग्यताओं का विकास करने से है। अर्थात यह उद्देश्य मानसिक क्षमताओं से संबंधित है। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को 6 वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें सरल या निम्न स्तर से जटिल या ऊंचे स्तर के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। पहला है नॉलेज। इसमें बच्चों को तथ्यों, आंकड़ों, जानकारी, शब्दों, नियमों, सिद्धांतों का प्रत्यय स्मरण, अभिज्ञान आदि कराने का प्रयास किया जाता है। जो नॉलेज में जो बच्चों को सभी प्रकार की जो जानकारियाँ आते हैं उसको प्राप्त कराने के जो प्रयास किया जाता है। ज्ञान उद्देश्य ज्ञानात्मक स्तर का निम्नतम उद्देश्य है। दूसरा बोध। इस उद्देश्य में बच्चों को जो ज्ञान कराया जाता है उसकी समझ विकसित की जाती है। जो बोध में जो इसके उद्देश्य है उसमें बच्चा को जो ज्ञान प्राप्त कराया जाता है उसमें जो उसकी समझ की विकसित की जाती है, जैसे कि अर्थ को समझना, समस्याओं को व्याख्या करना, जैसे भी कोई अर्थ है उसको समझाना, समस्याओं की व्याख्या करना। बोध का अर्थ होता है नवीन ज्ञान के प्रति समझ विकसित करना। जो बोध का अर्थ होता है जो नए ज्ञान होते हैं उसके प्रति समझना। तीसरा अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन। इसमें विद्यार्थी सीखे गए ज्ञान का प्रयोग नवीन परिस्थितियों में समस्या का समाधान के लिए करता है, जैसे जांच करना, प्रदर्शित करना या गणना करना। जो इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं इसमें सीखे गए जो ज्ञान होती है इसमें नई जो परिस्थितियाँ समस्या समाधान के लिए करता है। चौथा है विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। इसमें विद्यार्थी सीखे ज्ञान या आत्मसात किए गए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग या विभाजित कर की क्षमता होती है ताकि तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सके। जो इसमें जो विद्यार्थी जो सीखे जो ज्ञान से प्राप्त करते हैं उसी ज्ञान को अलग अलग भागों में बांटकर उसकी क्षमता को और तथ्यों को निष्कर्षों को समझते हैं। पांचवा है संश्लेषण। इसका मीनिंग होता है सिंथेसिस। संश्लेषण में नए अर्थ पर जोड़ देकर विषय सामग्री की विभिन्न अंगों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है, यानी अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर तर्क देना, विवाद करना या निष्कर्ष करना आदि। जो इसमें जो अर्थ संश्लेषण का जो नए अर्थ है उसमें जोड़कर सभी विषय को अलग अलग भागों में जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है, यानी कि जो उनका कॉन्सेप्ट होता है, उनका आधार होता है, उस पर तर्क देना, उस पर वाद विवाद करना, निष्कर्ष देना
आदि। छठा है मूल्यांकन यानी कि इवेल्युएशन। इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है कि कितना सीखा है। यह ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर है। जो मूल्यांकन होता है इसमें जो बच्चे क्या सीखे हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है, कितना सीखा है। यह ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च। दूसरा है भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण। जो भावात्मक पक्ष है उसके बारे में देखेंगे। भावात्मक पक्ष में वैसे उद्देश्य शामिल है जिनका संबंध बालक की रुचि, अभिरुचि, भावनाओं, संवेदनाओं तथा मूल्यों से है। जो भावात्मक पक्ष है उसमें बालक की जो रुचि, अभिरुचि, भावनाओं, संवेदनाओं और मूल्यों से संबंध है। भावात्मक पक्ष मुख्यतः बालक की अभिवृत्ति से जुड़ा हुआ है। बालक पक्ष के उद्देश्यों को स्तर के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया गया है। भावात्मक पक्ष के जो उद्देश्य के स्तर है उसके आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। पहला है ध्यान देना, अटेंडिंग। यह भावात्मक पक्ष का प्रथम निम्न स्तर है। जो भावात्मक पक्ष का पहला निम्न स्तर है, इसमें विद्यार्थी को सीखने के लिए इच्छुक होना चाहिए। इसमें जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उसमें सीखने की इच्छा होनी चाहिए, जैसे प्रदूषण के प्रभाव को जानने की इच्छुक होना। आगे नोट है, इस स्तर में विद्यार्थी को लक्ष्य के प्रति संवेदनशील रहना पड़ता है। दूसरा है अनुक्रिया करना, रेस्पॉन्डिंग। इसमें विद्यार्थी क्रिया पर केवल ध्यान ही नहीं देता है बल्कि नवीन ज्ञान के प्रति अनुक्रिया भी करता है। जो अनुक्रिया करना होता है उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उस पर क्रिया पर ही ध्यान नहीं देते हैं बल्कि इसमें नए ज्ञान के जो प्रति उनकी अनुक्रिया भी करता है। तीसरा है मूल्य आंकना, वैल्यूइंग। यह स्तर विद्यार्थियों को विश्वासों एवं अभिवृत्तियों पर आधारित है। यह जो मूल्यांकन है उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें विश्वास और अभिवृत्तियों पर आधारित है। चौथा है मूल्यों का साधारण। इसमें विद्यार्थी पुराने मूल्यों एवं नवीन मूल्यों में संबंध पहचानता है। इसमें जो विद्यार्थी होते हैं जो पुराने मूल्य और जो नए मूल्यों हैं उसमें संबंध पहचानते हैं। और पांचवा है व्यवस्थापन का संगठन। इस स्तर पर मूल्यों को संगठित करके एक प्रणाली का निर्माण किया जाता है। लास्ट पॉइंट है चरित्रीकरण। यह भावात्मक स्तर के उद्देश्यों के स्तर का उच्चतम स्तर है। इस स्तर पर मूल्यों को व्यक्ति पूर्ण रूप से ग्रहण कर चुका होता है। जो इस स्तर का जो मूल होता है उस पर जो व्यक्ति होते हैं उनको पूरी तरह से ग्रहण कर लेते हैं। और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष के शैक्षिक अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। क्रियात्मक पक्ष में वैसे उद्देश्यों को शामिल किया जाता है जिनका संबंध बालक के क्रियात्मक या मनोज्ञात्मक कौशलों में से है। मनोज्ञात्मक पक्ष को 6 वर्गों में बांटा गया है। जो क्रियात्मक या इसे मनोज्ञात्मक पक्ष को भी कहा जाता है, इसे 6 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तेजना, इम्पल्सन। यह क्रियात्मक स्तर का प्रथम स्तर है। इसमें विद्यार्थी क्रिया को उत्तेजना करता है। जो ये क्रियात्मक पक्ष का जो है पहला स्तर है, इसमें स्टूडेंट्स क्रिया के उत्तेजना करता है। दूसरा है कार्य करना, मैनिपुलेशन। इससे जब बालक को उत्तेजना प्रदान की जाती है तब वह कई ज्ञानात्मक क्रिया करता है। तीसरा है नियंत्रण, कंट्रोल। किसी ज्ञानात्मक कौशलों से संबंधित क्रियाओं पर नियंत्रण करना। जो ज्ञात्यात्मक कौशल हैं उसमें संबंधित जो क्रियाएं होती है उस पर नियंत्रण करना। चौथा है सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन। इस स्तर में विद्यार्थी विभिन्न क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। और पांचवा है स्वाभाविकरण, नेचुरलाइजेशन। इस स्तर में क्रियाओं को संपादन में स्वाभाविकता आना है। स्वाभाविकरण में जो क्रिया के संपादन है उस पर स्वाभाविकता आता है। और जो लास्ट पॉइंट है आदत निर्माण। आदत निर्माण क्रियात्मक पक्ष के विकास का उच्चतम स्तर है। इस स्तर की प्राप्ति पर छात्र में व्यवहार विकसित होता है। जो आदत निर्माण क्रियात्मक है उस बच्चे में विकास का उच्चतम क्या है कि स्तर है। इस स्तर की जो प्राप्त होती है उसमें छात्र व्यवहार विकसित होता है। ये थी हमारी आज की टॉपिक। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। थैंक यू।